बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसारा ने का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारा ने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक तो सोशल मीडिया इतना बढ़ गया, मुझे यही नहीं पता कि वो कहते हैं मेरी जो टीम है कि पता नहीं और भी इंस्टा पता नहीं क्या और स्नैपचैट और पता नहीं क्या। तो मुझे तो निभा आपकी मेहरबानी यार, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप पे, आपके बच्चों पे, आपके अहले खाना पे अपनी रहमत अता फरमाए और आपकी मुश्किलात कोई भी अगर हो, ज़हनी जिस्मानी रूहानी कोई मुश्किल हो, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तू जहाँ कहीं भी होगा मेरा साया साथ होगा। अच्छा जी, एक अजीब सा कड़मास मच गया। पंजाबी में कहते हैं कड़मास, उर्दू में इसे पता नहीं क्या कहते हैं अब कि कड़मास मचने को क्या मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ। यानी समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। कोई एक कोना आप उठाएं तो पाकिस्तान का, आपको कहीं सुकून नहीं, ऐसा लगेगा कि हर बंदे एक दूसरे के नाल लड़ी जा रहे हैं। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, केपी, बलूचिस्तान, पंजाब, कोई एक जगह देख ले, कोई आप मुझे बताए कोई। अब इसमें जो नून लीग है, अब वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अटैक करना शुरू हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग आमने सामने खड़ी हो गई हैं और होने जा रही हैं। दोनों जानिब से ललकारे मारना शुरू हो गए हैं और बड़का मारनियाँ शुरू करती ने। इसी में कहीं पीपल्स पार्टी भी है, वो कदे भज के इधर होंगी है, कदे भज के इधर होंगी है। लेकिन वो पीपल्स पार्टी का हाल यही है कि मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी कितने डावा वाली बात है। लेकिन नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नून लीग को ये पता चल गया कि कंधे थल्ले वजनी है। इसीलिए नून लीग के जो लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता, बात वो कोई हो रही होती है, आप देखिएगा वो इस्टेब्लिशमेंट बीच में शामिल कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों से मैं जो काफ़ी दिनों से आपको कह रहा हूँ कि भजन जाने का वक्त आ गया है, वो इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, तो लोग समझ रहे थे शायद मैं एम ही कह रहा हूँ या मैं दूसरे व्लॉगर्स की तरह आपको व्यूज़ लेने के लिए कह रहा हूँ। मुझे तो वो व्यूज़ मिलने ही मिलने, जो आपकी मोहब्बत है वो तो मेरे साथ जुड़ी हुई है। उसके लिए मुझे झूठ बोलने की, कोई ड्रामे करने की लोड़ ही कोई नहीं की। तो मैं क्यों कोई ऐसी बात करूं। लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है उससे ये तो क्लियर हो गया जनाब, नून लीग मुकाबले एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने खड़े होने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे जी इस नून लीग की एडी जरूरत है वे कि जनाब अली वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो। क्या नून लीग है मतलब इतनी दिलेर हो गई है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ी हो? बात आपकी ठीक है, लेकिन कभी आपने देखा जब बकरा ज़िबा हो रहा था तो बकरा भी मैं करता है? बकरा भी अखा बंद करके लेट नहीं जाता, ज़िबा होने से पहले बै करता है, रस्सी तुड़ाता है। उसे पता होता है मैंने उठा लेना इन्होंने, लेकिन वो अपनी अटैम्प्ट तो करता है, कोशिश तो करता है। सो नून लीग की जो बहबे हैं वो शुरू हो चुकी है। मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, मैं सोच रहा था वन पॉइंट के ऊपर ही इसके ऊपर बात करूं, लेकिन बस दो चीज़ें मैं और थोड़ी सी शेयर कर दूं कि अमेरिका और ईरान का मुआहदा ज़ाहिर है परसों होगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब जिनेवा पहुंच चुके हैं, वो 2 दिन पहले ही पहुंच गए ने। पाकिस्तान मेज़बान है, समझे खबरें, वहाँ जाके उन्होंने टेंट लगाने हैं, बांस लगाने हैं, तब्बू कनाते लगानी है। 2 दिन पहले पहुँच के देखूँ भाई, दिखाओ जी चौल गले ने कि नहीं गले, भाई गोश्त सही आया कि नहीं आया। वो समझने कि कोई पिंड की शादी है। वो ऑल इज सेट एंड ऑल इज सेट लाइक एनीथिंग। इससे अंदाज़ा कर लें कि इसराइल ने जब वो अमरीका से कहा कि भाई जड़ा मुआहदा है सानू दिखाओ, तो उन्होंने कहा वो नहीं दिखाएंगे अनटिल अनलेस इस ये ट्रीटी, ये इस MOU के ऊपर बाज़ाब्ता वो इसकी वो नहीं हो जाती, हम आपको नहीं देंगे। अब आप सुन ले कि जी अमेरिका की ने जो कोशिश की थी कि रजीम चेंज हो जाए ईरान की, वो तो नहीं हुई, लेकिन आने वाले 6 माह के अंदर इसराइल की रजीम चेंज होने जा रही है। अमेरिका के अंदर ट्रंप को, चाहे आप ये को ट्रंप कहे जी वो मैं हूँ, लेकिन अब एक बात सुन लें कि ये जैसे ही ये बात होगी उसके बाद अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ काम शुरू हो जाएगा, मुआवजे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इम्पीचमेंट होगी। इम्पीचमेंट के लिए ऑलरेडी वहाँ पे काम हो चुका है। अब से 3 माह पहले मैंने आपको कहा था कि अमेरिका में ट्रंप की इम्पीचमेंट पे काम हो रहा है और दस्तखत लिए जा रहे हैं। तो ये बात आप ज़रा समझ लें कि इसके बाद इम्पीचमेंट होनी है। अगर इम्पीचमेंट हो जाती है और ट्रंप साहब चले जाते हैं तो फिर जितने गई हैं बेड़ियाँ उथे गए मला। फिर उनके जो टीम का हिस्सा है जो किसी भी मुल्क में बैठे हों, अब वो पाकिस्तान में हो, वो कहीं भी हो, फिर सबको जो है अपनी जगह छोड़नी होगी। ये इस सारी गेम को अब अगर आप समझें तो आपको समझ आएगी
कि रिजीम चेंज ईरान की तो नहीं हो सकती, लेकिन रिजीम चेंज ईरान ने अपनी बचा के बहुत सारे मुल्कों के रिजीम चेंज कर दिए। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है, और जो हुसैन के मानने वाले होते हैं, जो अली के मानने वाले होते हैं, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होते हैं, अगर वो उम्मती है, अगर वो हुसैनियत के ऊपर चलने वाले हैं, तो इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पे करबला का साया है। तो फिर आशिकों को नहीं आप हरा सकते, आशिकों को नहीं आप शिकस्त दे सकते। वो अब आप कहेंगे जी इश्क तो सेल अफरीदी भी करता है। तो सेल अफरीदी का जो इश्क है ना, वो कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। वो क्या फैज साहब की गज़ल थी, वो दोनों ही हम जो है ना सही तरह नहीं कर सके, वो वाली बात हुई भी है। अच्छा, लेकिन अब आ जाए असल चीज़ की तरफ। देखें, फैसल वाउडा ने जब से मुंह खोला है, और फैसल वाउडा के मुंह खोलने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे क़यामत मच गई है, और मुस्लिम लीग नून में इस तरह लगता है कि जैसे कुछ हद ही हो गई है, हद तो भी वद हो गई है। इस पे मैंने अब बात करनी थी, लेकिन मैं एक चीज़ आपको तलाश कर रहा हूँ, मैं भी गुफ्तगू करते हुए ही कहूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, फैसल वाउडा ने जो इल्ज़ामात लगाए और वो सारा कुछ किया, उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि इल्ज़ामात के ऊपर बात होगी जो उसने लगाए। अब वो एक सहाफ़ी शाहिद मेतला, मैं उन्हें नहीं मिला, ना मैं उन्हें जानता हूँ, ना मैं उनकी इस बात के साथ खड़ा हूँ। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा है, जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, मैं उस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जी पंजाब में, अब पंजाब हुकूमत ज़ाहिर जिदी हुकूमत है, उन्होंने तुसी समझते हो, उनकी हुकूमत के नीचे जो फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रही हैं वो है मरियम औरंगज़ेब, अकॉर्डिंग टू हिम। मेरा इधर ना कोई ताल्लुक नहीं, मैं इस बात को ना भाई कर रहा हूँ, ना मैं इस बात के साथ खड़ा हो रहा हूँ, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। और वो कहते हैं कि आप फराग गोगी को तो भूल ही जाएंगे। खैर, ये जुमला तो मैं भी कहता हूँ कि अब आने वाले दिनों में जो कुछ होगा, आप फराग गोगी को भूल जाएंगे। वो कहते हैं अरबों खरबों के अन्नियाँ पातियाँ फड़ के, और इतनी करप्शन हुई है कि आप सोच नहीं सकते। ये शायद मितला साहब की रिपोर्ट है, मेरा इससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब जब ये इतनी बातें आनी शुरू हो गई हैं, तो फिर समझ आनी शुरू हुई कि भाई ये वाउडा साहब अचानक के मैदान में आए, और इसके बाद ये क्या हुआ। मैंने कल कहा कि जी मुस्लिम लीग नून पर सख्त तारी है, और वो जवाब नहीं दे रहे, उसको शायद उन्होंने सुन लिया। अब जवाब का सिलसिला शुरू है। अब जवाब के सिलसिले से आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये वाउडा के खिलाफ बात करेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कल जो गुफ्तगू की, पहले उसकी थोड़ी सी मैं आपको समझाऊँ। कहते कि जी, उन्होंने कहा जी, ये कह रहे, उन्होंने कहा जी वो तो हदूदों के युद्ध से आज़ाद हैं, तो वो ऐसी बात कर सकते हैं। एक्चुअली उन्हें काबीना में वो आना चाहते थे, लेकिन वो काबीना में नहीं आ सके, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो फिर काबीना तो 2.5 साल हो गए, तो उन्हें 2.5 साल पहले बोलना चाहिए था। 2.5 साल बाद उन्होंने याद आया मैं काबीना ही नहीं गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जो वहाँ प्रोग्राम कर रहे थे नदीम साहब, उन्होंने कहा कि जी आपने तो उन्हें सेनेटर बनाया। अब यहाँ से ज़रा जंग शुरू होती है इस बात को। फिर दो और बातें, तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी उन्हें तो उन्होंने बनाया है, तो नदीम साहब ने कहा कि उन्होंने, अच्छा उन्होंने, ये अब ये उन्हों मैंने यहाँ लिख दिया, उन्होंने, ठीक है ना, उन्होंने बनाया है। उन्हों से मुराद इस्टेब्लिशमेंट है, और उनका कहना ये है कि जनाब अली, ये फिर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की तब भी कहा कि वो मोहसिन नकवी साहब भी उन्होंने बनाए, यानी इस्टेब्लिशमेंट के मोहसिन नकवी और फैसल वाउडा। यहाँ पे अब ज़रा सुनते जाइएगा। उसके बाद इख्तियार वली साहब आए, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा, इख्तियार वली ने कहा कि जनाब बात यह है कि फैसल वाउडा को चाहिए कि फ़ालसे का शरबत पिएँ, आलू बुखारे का शरबत पिएँ, यूँ करें, और वो तो गेट नंबर 4 का मुजावर है। अब गेट नंबर 4 क्या है? इस्टेब्लिशमेंट। वहाँ से भी जो जवाब आया वो ये है। अच्छा, अब कादर मंदुखेल साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि जी मैंने फैसल वाउडा को फ़ोन किया, और मैंने कहा कि देखिए मैं जीत रहा हूँ, तो ये सीट पे बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अब फैसल वाउडा क्या है? क्या वो इलेक्शन कमिश्नर है? क्या वो IG सिंध थे? क्या वो वहाँ के DCO थे? सवाल ये कि कादर मंदुखेल साहब ने फैसल वाउडा को क्यों फ़ोन किया?
और उनसे कहा कि मेरी सीट जो है, क्या फैसल वाउडा ने तय किया था कि सिंध की सीटें कहाँ होंगी? तो बकौल उन्होंने कहा कि ये फैसल वाउडा ने कहा कि ये सीट तो हमने मुस्तफ़ा कमाल को दे दी है। अब यहाँ पे रुके, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ऊपर भी ये कहा जाता है कि ये भी इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। 3 चीज़ें हो गई। मंदू खेल साहब से किसी ने सवाल नहीं किया कि भाई आप जो उन्हें ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने उनके फैसले होने थे, ये तो उनकी हैसियत क्या है, वो किस हैसियत से सारा कर रहे हैं? फिर मंदू खेल साहब के झड़प हो गई मुस्लिम लीग नून के राना एहसान अफजल से। मंदू खेल साहब ने गुस्से में कहा कि जी आप ऐसा करें कि फॉर्म 45 निकलवा दें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम के, तो मैं आपको मान जाऊंगा। यानी उनका कहना यह था कि ये तीनों जीते हुए नहीं है, तीनों हारे हुए और ये जबरदस्ती सीटें लेके बैठे हुए। उनका मैं आपको मान जाऊंगा कि अगर आप इन तीनों के फॉर्म 45 निकाल के मुझे दिखा दें कि जीते हुए। खैर राना एहसान साहब ने बिल्कुल कहा, ठीक कहा। उन्होंने कहा ये अड्डी गल लेगी तो तुम चिमड़े क्यों छड़ दो ना हुकूमत, छोड़ते क्यों नहीं हो? तो फिर जाहिर है वही वाला मेरा तारीखी जुमला कि पीपल्स पार्टी वो खातून है जिहड़ी ना वसदी है, ना नसदी है, ना फसदी है, ना हसदी है। ठीक है ना? वो वस भी नहीं रही, भज भी नहीं रही, हंस भी नहीं रही, फंस भी नहीं रही, और जनाब अली कीड़े भी निकालेगी लेकिन खाएगी भी इसी सिस्टम का। इस सिस्टम के जो, आई एम सॉरी लफ्ज़ गंदा हो जाएगा, वॉमिट किए हुए चीज़ें वो भी उठा के खा जाएगी। तो यहाँ पे अब रुक जाएं। ये मैंने सारा नक्शा आपको बताया कि किस तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक वो कर रही है। आपको मुजीबुर रहमान शामी साहब का कालम याद है? मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कालम में कहा जो डराते हैं वो डर भी सकते हैं, जो डराते हैं वो कपकपा भी सकते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा कि मैं ये बता रहा हूँ कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरी तो फिर ये सिस्टम भी गिर जाएगा। अब ये सिस्टम किसके हाथ में है? इस्टेब्लिशमेंट। जिस सिस्टम गिर जाएगा, और ख्वाजा आसिफ का हाइब्रिड निज़ाम और ये वो, यही बात सुहेल वड़ाई साहब कह चुके हैं। मुझे कई लोगों ने उन्होंने कहा कि जी ऐसा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून एक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो बना रही है। वही वाली मेरी बात कि जी आप कहेंगे जी अंडर दी यदि जरूरत है वे के उन्हें दे के खड़े हो, तो नहीं है। लेकिन बकरा भी, मुर्गी भी कूं कूं करती है, ककड़ाती है जब उसको गर्दन कटने लगती है। अब आ जाए गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में आपको गेम नहीं समझ आ रही कि 4 लोग एक ऐसी पार्टी में शामिल हो गए जो हारी हुई थी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। अब 4 लोग, ये कहाँ कौन इन लोगों ने अब कहना शुरू करना है कि जी ये तो ताकतवरों के कहने के ऊपर जनाब अली वो 4 लोग चले गए। अब इतला ये कि 2 मजीद और जाएंगे, एक टेक्नोक्रेट की सीट होगी, एक खवातीन की। तो होगा क्या? होगा यह कि एक जबरी निकाह हो जाएगा पीपल्स पार्टी और आईपीपी का, दोनों बराबर की हुकूमत बना लेंगे। अल्लाह ला खैर सल्लाह। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इतनी डेमोक्रेट है और बकौल उनके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो खेल खेला जा रहा है वो जमहूरियत के लिए अच्छा, नहीं तो दोनों रल के बना लो। क्यों नहीं बनाते आप? दोनों आओ मैदान में आके कहो जी हम दोनों मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। दोनों मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। फैसल वाउडा की जो ये बात है ना कि या तो ये सारे ही कंटेनर के ऊपर खड़े होंगे या सारे कंटेनर के अंदर होंगे, लेकिन फैसल वाउडा की ये बात पूरी नहीं है। फैसल वाउडा ने तो ये भी कहा था कि पीटीआई का नामो निशान नहीं रहेगा, पीटीआई को कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा, पीटीआई को एक सीट नहीं मिलेगी, इमरान खान माजी का हिस्सा हो जाएगा। पीटीआई पाकिस्तान की आज भी सबसे बड़ी पार्टी, पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया। इमरान खान आज भी सबसे मोस्ट रेलिवेंट पर्सन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल को नहीं कर रहा। तो फैसल वाउडा की सारी बातें भी ठीक नहीं होती, लेकिन इस कंटेनर के अंदर या बाहर सब होंगे, पीटीआई नहीं होगी। ये बात आज मेरी लिख लें आप। पीटीआई अपनी वखरी खड़ी होगी, जब भी, आज भी वखरी खड़ी है, कल भी खड़ी होगी। हाँ, जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने असेंबली के अंदर कहा है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान को इस बात का यकीन है कि वो और इमरान खान बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ये कौमी असेंबली के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इमरान खान बाहर आएगा तो कुछ नहीं होगा, कोई हंगामा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे आदमी एडी वड्डी गल एवं नहीं कर देंगे कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। इसका मतलब यह कि मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान के दरमियान या तो कोई राब्ता है या हुआ है, या गंडापुर के जाने के बाद मौलाना फजलुर रहमान के पीटीआई से गिले शिकवे मुक चुके हैं।
पीपल्स पार्टी और JUI एक प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं आने वाले दिनों में, ये मैं अब आपको एडवांस खबर दे रहा हूँ। और हो सकता है कि आपको ये नज़र भी आए। कौमी असम्बली में को अगर आप ज़रा बारीकी से देखें ना, तो आपको आने वाले दिनों की झलकी नज़र आएगी। जुनेद अकबर का खिताब ज़रूर सुने। जुनेद अकबर ने जैसे कहा ना कि आप नवाज शबाशिर साहब, ये याद रखिएगा, अगर आज इमरान खान जेल में है तो आप बाहर नहीं रहेंगे। अगर इमरान खान की अहलिया जेल में तो आपकी 3 4 5 जितनी भी बेगमात हैं वो भी सब जेल में जाएंगी। पता नहीं जुनेद अकबर को कौन कहता है कि इंज दी गल्लां करो, डराओ, उन्होंने पैर ते थल्लों जमीन कट दो तुसी। वो इस खौफ के अंदर ही रहते हैं, बकौल साद रफीक के कि इमरान खान बाहर आएगा तो हमें जिंदा ही काट देगा। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले पे PTI को एहतियात करनी चाहिए। मैंने आज 1 पॉइंट व्लॉग किया है, आपको सारी कोशिश की है कि सिचुएशन जितनी भी है मैं आपको एक दफ़ा समझा सकूं। आज तारिक अजीज़ साहब की बरसी है ना भाई, आज उनकी बरसी है। इस अजीम फनकार को मैं इसलिए भी मोहब्बत करता हूँ कि उसकी वसीयत दरअसल इस पाकिस्तान के मुफाद परस्त हुक्मरानों के मुंह पे थप्पड़ है, थूका है उसने उनके मुंह पे कि तुम्हारी औकात ये है। तारिक अजीज़ से सियासी इख्तलाफ हो सकता है, तारिक अजीज़ से बेशुमार सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन तारिक अजीज़ के पाकिस्तानी होने पे कोई शक नहीं है। उसका बाप भी पाकिस्तानी के नाम से पहचाना जाता था। तारिक अजीज़ ने मरने के बाद अपने तमाम असासे इस पाकिस्तानी कौम के नाम कर दिए। और बस एक वाक़या सुन लें, ये बात है कोई 2002 की या 3 की, मैं इंडिया गया 2006 की, इंडिया गया एक बड़े वफद के साथ जिसकी सरबराही परवेज़ इलाही साहब कर रहे थे, और भारतीय पंजाब से उस वक्त के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह जो थे वो होस्ट थे। और कहा यह जा रहा था कि 2 जट इकट्ठे हो रहे थे, पंजाब और चढ़दा पंजाब ते लथदा पंजाब, ये दोनों का बड़ा इत्तेहाद होने जा रहा है। उन दिनों में आपने देखा होगा कि बॉर्डर के करीब बहुत कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई थी। कहा यह जा रहा था कि ये बॉर्डर सॉफ्ट बॉर्डर हो जाएगा पंजाब का, और पर चढ़ता पंजाब लथदा पंजाब दोनों मिल के करेंगे। मैं ये वाली बात इसको 7 कर दी। वहाँ पे उन्होंने हमें अपने एक कल्चरल प्रोग्राम में बुलाया। अच्छी ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, वो पहले तो मैं इतना बड़ा ऑडिटोरियम देख के परेशान हो गया जिसकी कैपेसिटी आई थिंक सो 25 से 30 हज़ार अफराद की थी, कवर्ड था। अच्छा, वो मैं अब उनके प्रोग्राम देख रहा हूँ, उनके एक्ट वो देख रहा हूँ सारा कुछ, अचानक ना लाइटें ऑफ हो गई। लाइटें ऑफ होने के बाद एक अंधेरा छा गया। अंधेरा छाने के बाद जैसे मैं नावल पढ़ता था तो जैसे होता था ना कि कहीं से भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हुई, भीनी भीनी गुफ्तगू शुरू, म्यूज़िक शुरू हुआ, वो सेम उसी तरह हुआ। आई फील अ थ्रिल इन माई सेल्फ कि ये क्या है। अचानक पीछे से आप को मेरा ख्याल है कोई 100 के करीब लड़कियाँ होंगी, सिकड़ियाँ, कोर 6-6 5-5 फीट हाइट, फिट उनके जिस्म से तर, थाल पकड़ रखे, उनमें मोमबत्तियाँ, और वो हमारे करीब से गुजरी। मुझे ऐसा लगा मैं किसी तारीखी वाक़े का हिस्सा बन गया। वो स्टेज पे गई और वहाँ जाके उन्होंने गिद्दा डाला। पहली दफ़ा मुझे वो जुमला वो याद आया कि गिद्दा मारो तो पैर मारा तो ज़मीन कंबन लग पे, कि पैर मारूँ ज़मीन पे तो ज़मीन कांपने लगे। मुझे उस दिन पता चला वो इस बीट के साथ गिद्दा डाल रही थी और ज़मीन पे पाँव मार रही थी कि हम सब महबूत होकर देख रहे थे। ईमानदारी की बात है कि मैं तो बिल्कुल आई वाज स्टन्ड, यूँ देख रहा था। फिर उसके बाद उनके कुछ और फनकार है, मैं बुरी तरह मुतासिर हो चुका था। अचानक उनमें से एक ने कहा कि जी इत्थे पाकिस्तानी फनकार तारिक अजीज़ साहब भी मौजूद ने साढ़े, तो उन्होंने मैं कहा कि 2 मिनट के लिए स्टेज पे आ जाओ, कि मैंने तारिक अजीज़ साहब भी मौजूद है, मैं उनसे कहता हूँ कि 2 मिनट के लिए स्टेज पे आ जाए। बहुत हो रही तारिक अजीज़ साहब ने माइक पकड़ा है और फिर पकड़ के जब उन्होंने कहा ना अज अखा वारिस शानू किथे कब्र चुप हो, मुझे ऐसा लगा कि वो शहर जो उन लोगों ने हम पे तारी किया था ऐसे करके टूट गया। और खुदा की कसम तारिक अजीज बोल रहा था और पूरे हाल में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। मुझे ऐसा लगा मेरा फख्र से सर बुलंद हो गया, मुझे ऐसा लगा मेरा कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर का पाकिस्तानी जो छोटा बोना था उसका कद छत तक चला गया। तारिक अजीज एक फनकार नहीं था, तारिक अजीज एक अहद था, और आज उनकी बरसी है। मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे,
उनके दर्जात बुलंद करे। ऐसे लोग कम कम पैदा होते हैं। सुबह बात होगी इंशाल्लाह।